छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करने वाले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सदस्य और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने पहचाने जाते हैं। आज से लगभग 61 साल पहले जिला फतेहपुर, तहसील बिंदकी, गांव लहूरी सराय के रहने वाले साधारण किसान रोशन लाल और श्रीमती ब्रजरानी देवी के घर 10 जनवरी 1956 को नरेश उत्तम का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही रहकर प्राप्त की। कानपुर के PPN डिग्री कॉलेज से BA और MA की डिग्री प्राप्त की और DAV लॉ कॉलेज से LLB किया। इसी दौरान साल 1980 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। साल 1982 में इनका विवाह विजया लक्ष्मी से हुआ। शुरुआत से ही चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव से ये बहुत प्रभावित रहे। साल 1985 में जहानाबाद विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 100 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। साल 1989 में जनता दल से पुनः इसी सीट से चुनाव लड़ा और विजय हासिल की। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने पर वन मंत्री बने। साल 1992 में समाजवादी पार्टी बनने पर इन्होंने अपनी निष्ठा रखते हुए नेताजी को चुना। साल 1999 में अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी रहे। संगठन में पकड़ और आप चुनाव प्रबंधन में भी महारत रखते हैं। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रहे। साल 2005 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य। साल 2006 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य। साल 2009 में दोबारा मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी क्षेत्र के चुनाव प्रभारी। साल 2012 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए। साल 2014 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रहे। इसी साल नेताजी के मैनपुरी सीट छोड़ने पर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू के चुनाव प्रभारी बने और कुशल प्रबंधन को साबित किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उप नेता भी हैं आप। विधान परिषद की संसदीय और सामाजिक सद्भावना समिति के वर्तमान चेयरमैन भी हैं। समाजवादी पार्टी में आपसी विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान 1 जनवरी सन 2017 को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई। व्यक्तिगत रूप से सबको साथ लेकर चलने वाले ईमानदार छवि और विवाद रहित नेता नरेश उत्तम पटेल से आइए करते हैं एक मुलाकात कार्यक्रम शख्सियत में। नरेश जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद आपका। नरेश जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आपने अपना छात्र आंदोलन शुरू किया था फीस माफी को लेकर, बच्चों की फीस का कोई मामला था, तो वहां से लेकर यहाँ का सफर कुछ विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को। हम इंटर करने के बाद कानपुर में पढ़ने आए। पहले गांव में पढ़ते थे। जब इंटर कॉलेज से डिग्री कॉलेज में आए तो छात्र संघों का वहां पर चयन होता, छात्र संघ के चुनाव होते थे। उसमें विद्यार्थी नेताओं को देती थी कि विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा अगर बच्चों के ऊपर कोई टैक्स लगाया जाता है, फीस बढ़ाई जाती है, तो बच्चे छात्र संघ के माध्यम से उसका प्रतिकार करते थे। 1975 में देश में इमरजेंसी लग गई। जयप्रकाश नारायण जी आए हमारे यहाँ परेड के मैदान में कानपुर में। उन्होंने एक नौजवानों की सभा की जिसमें सभी छात्र संघों के अध्यक्षों के माध्यम से छात्र बड़ी संख्या में पधारे। उसी समय हम लोगों को छात्र नेताओं के माध्यम से राजनीतिक लोगों से भी मिलने का मौका मिला और ये लगा कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र की जो लड़ाई उनकी चली उस पर हम लोग भी उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से पार्टिसिपेट करते रहे। और उसके बाद 1977 में जनता पार्टी सरकार में आई। तब भी हम लोग अगर कोई फीस बढ़े हुए सवाल या कोई विश्वविद्यालय द्वारा कोई ऐसा कानून जो बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है तो उसका हम लोग प्रतिकार करते करते राजनीतिक क्षेत्र की तरफ चले। हम लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन से प्रभावित होकर के समाजवादी विचारधारा को समझा
और उसी समय हम लोगों को माननीय मुलायम सिंह यादव जी मिल गए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सानिध्य में आ गए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को अपने संगठन में तरजीह दिया, छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उसके बाद माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ हम लोग लोक दल में काम करने लगे। इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ जब, तो देश में बहुत हालात खराब थे। कांग्रेस के प्रति संपत्ति बहुत जगी। उस समय लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 85 में 83 सीटें जीती। केवल चौधरी चरण सिंह और प्यारे मियां 2 लोग जीते लोक दल के। बीजेपी का कोई खाता नहीं उस समय। इसके बाद 3-4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आया और माननीय मुलायम सिंह जी ने हमको चुनाव लड़ा दिया लोकदल से, जहानाबाद फतेहपुर से। हम लोग चुनाव लड़े, कांग्रेस से एक बड़े नेता को और मजबूत नेता को हमने पराजित कर दिया। लेकिन कांग्रेस उस समय सरकार में थी। उस समय कुछ हमारे साथ काउंटिंग में ही कुछ कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने गड़बड़ कर दिया। हमें 108 वोट से, पहले 669 से हमको बताया कि आप जीते हैं, फिर बता दिया 108 वोट से हार गए हैं। हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया। पिटीशन में जजमेंट तब आया जब नया चुनाव 1989 में आ गया। मैं पिटीशन में हमारे पक्ष में आया, लेकिन चुनाव डिक्लेयर हो गया। फिर हम लोग, माननीय मुलायम सिंह जी ने हमको उस समय जनता दल बना था, टिकट दे दिया, चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद नेताजी ने अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया। माननीय नेताजी ने कहा कि जो राम मंदिर का मुद्दा है इसको आम सहमति से हल कर लो या न्यायालय पर चलो, न्यायालय की बात मान लो। लेकिन उग्रवादी लोग, सांप्रदायिक लोग बात नहीं माने। उन्होंने 30 अक्टूबर 2 नवंबर को इसका आंदोलन तेज कर दिया और 30 अक्टूबर 2 नवंबर को उन्होंने अयोध्या में चढ़ाई कर दिया। माननीय नेताजी ने कानून का पालन किया, कानून की परिधि में उन्होंने काम किया। लेकिन ये सांप्रदायिक शक्ति लोग, इन लोगों ने झूठा प्रचार कर दिया मुलायम सिंह यादव हिंदू विरोधी हैं। उधर मंडल का मामला चला। मंडल में विश्वनाथ प्रताप सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, हमारे जनपद से, हम वहीं से मिले थे। यह हुआ कि मंडल का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया और अयोध्या या कमंडल की बात जो होती थी वो बीजेपी ने किया। हम लोग बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गए। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव के साहस को हम दाद देते हैं। उनके अदम्य साहस ने 31 सीटें पाने के बाद फिर उन्होंने अपने आंदोलन को चलाया। किसानों की बात, गांव की बात, गरीबों की बात, राम और ये जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला चला, इस पर जनता को धीरे धीरे समझ में आया कि मुलायम सिंह यादव का कदम सही है। तो जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिली, पुनः माननीय मुलायम सिंह यादव सरकार में आ गए। हम लोग संगठन का काम करने लगे और संगठन का काम करते करते माननीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार में मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने उस समय किसानों का 10,000 का कर्जा माफ किया, चुंगी समाप्त किया। भारत का जो बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का 70% उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में लगाया। 2 में फिर चुनाव हुआ। 2002 में नेताजी विपक्ष में आ गए। लेकिन 2003 में बसपा टूटी, लोग बसपा से हट गए और हटने के बाद माननीय नेताजी को नेता मान करके उन लोगों ने सरकार बना लिया। फिर नेताजी ने 2003 की सरकार से लेकर 2007 तक जितने बेहतरीन काम किए वो जनता को पसंद आए। उसी दौर में माननीय अखिलेश यादव जी भी 1999 में पार्लियामेंट के मेंबर हो गए थे। हमें 2007 में नेताजी ने विधान परिषद का सदस्य बना दिया। हम संगठन का काम करने लगे। संगठन में जो भी जिम्मेदारी देते थे हम लोग, चाहे गुन्नावर में मुख्यमंत्री जी का चुनाव हो, चाहे मैनपुरी में नेताजी का चुनाव, जितने भी इनके जो चुनाव होते थे, का समय हो या जरूरत का समय हो, आप हमेशा नहीं, हम अच्छा और खराब में अंतर नहीं किया। हम एक लक्ष्य पर, एक नेता के विश्वास पर लगातार काम करते रहे। और 2012 में जिस समय अखिलेश यादव जी ने सरकार में अपना पद ग्रहण किया, उन्होंने लगातार माननीय मुलायम सिंह यादव के सिद्धांत को, विचारों को आगे बढ़ाया। तो आपने दोनों कार्यकाल देखा होगा, मुलायम सिंह जी का भी, अखिलेश जी का भी। दोनों काम करने का कुछ अंतर भी होगा, कुछ एक तरह का तरीका भी एक होगा। कितना मानते हैं, कैसे क्या लोग दोनों में विभिन्नता रही है? देखिए, सबसे बड़ा समानता मैं बता रहा हूं कि नेताजी जो कहते थे जनता से चुनाव के पहले, वो उसको चुनाव के बाद लागू करते थे। उसी पैटर्न पर माननीय अखिलेश यादव जी भी जनता से जो वादा किया उसे करके दिखाया और उससे 2 हाथ आगे बढ़ करके, क्योंकि नई टेक्निक, नई जानकारी, नया तरीका, नया युग, दुनिया में तमाम चेंजेज हैं, बदलाव हुए हैं। उन सबको माननीय अखिलेश जी ने देखा, परखा, तो नेताजी को कथन को उन्होंने आगे बढ़ा दिया और जो ज्ञान था
और उस ज्ञान के माध्यम से इस प्रदेश का विकास किया। विधानसभा के अंदर भी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कहा, विपक्ष कभी कभी मजाक उड़ाता था। जैसे उन्होंने लैपटॉप देने की बात की, विपक्ष में तत्कालीन जो नेता विरोधी दल थे, आज दूसरे दल में चले गए, कहा लैपटॉप नहीं, ये लॉलीपॉप है। और जब उन्होंने लैपटॉप दे दिया तो कहा झुंझुना है। फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कह दिया आजम साहब के साथ कि ये लैपटॉप है, ये झुंझुना, इसे आप बताओ। उनकी बोलती बंद हो गई। 14.5 लाख लोगों को उन्होंने पहली खेप में लैपटॉप दे दिया। लैपटॉप उन गरीब बच्चों को जो एक फोन नहीं ले सकते थे 1,500 का 2,000 का, उन बच्चों को 25,000 30,000 रुपए का लैपटॉप दिया। कौन क्या कहता उन्होंने ये परवाह नहीं किया। वो अपने विजन पर, इस प्रदेश के विकास पर, इस प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए उन्होंने पूरा योगदान दिया। उसी का परिणाम है कि आज अखिलेश यादव पूरे देश में सराहे जा रहे हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग, शिक्षित हो चाहे कम शिक्षित हो या अनपढ़ भी हो, हम लोग गांव के लोग हैं। गांव में हम लोग ये देखते हैं कि जो अखिलेश जी ने किया है वो शायद कोई कर नहीं पाया अभी तक। इसीलिए समाजवादी पार्टी की ग्राह्यता, लोकप्रियता बढ़ रही है। आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नरेश जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। जिस पद पे कभी मुलायम सिंह जी थे लोकदल के समय, आप महासचिव भी रहे उस समय, शिवपाल जी रहे हैं, अखिलेश यादव जी आए हैं, अचानक से शिवपाल जी हटा के आपका नाम आता है। नहीं, मुझे शिवपाल जी की जगह नहीं बनाया गया, हटाया नहीं गया शिवपाल जी को। 1 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के द्वारा, और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनके माध्यम से जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, निर्वाचित किया गया, और उसकी वैधता की चुनौती दी गई। और उस समय बड़ा 5-7 दिन मामला ये चला कि ये चुनाव वैध है या अवैध है, लेकिन चुनाव आयोग ने न्याय किया, और विशेष रूप से इसकी बधाई के पात्र रामगोपाल जी हैं। प्रोफेसर साहब ने जब समाजवादी पार्टी संकट में आई, समाजवादी चिंतक रामगोपाल जी ने विशेष ध्यान दिया और समाजवादी पार्टी को डेवलप करने में उन्होंने। लेकिन नेताजी तो बहुत नाराज रहते हैं उनसे। नहीं, नेताजी कभी नहीं नाराज रहे। नेताजी से मिला था, वो तो कहते हैं कि अखिलेश जी को बरगाने वाले। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचे। नेताजी का आशीर्वाद माननीय प्रोफेसर साहब पर है, माननीय अखिलेश जी पर है, हम पर है, इस प्रदेश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं पर है। कभी ऐसी बात नहीं है। नरेश जी, एक बार ये विवाद आप पहले भी देख चुके हैं। वीपी सिंह जी जब आपके सांसद रहे हैं और मुलायम सिंह जी जब दोनों बटों में बंटवारा हो रहा था, तब भी आपने मुलायम सिंह को चुना था। जी। तो क्या कारण था उस समय, क्या पोजीशन थी? कुछ हमारे जनता नए हैं, कुछ पुराने समय बताएंगे कुछ? मैं 1978 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी सहकारिता मंत्री थे। सहकारिता विभाग में जो मूलभूत परिवर्तन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, वो भी काबिले तारीफ है। उसके बाद में माननीय मुलायम सिंह जी के साथ उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के चौधरी चरण सिंह के आदर्श पर माननीय मुलायम सिंह यादव चल रहे थे। तब हमने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पढ़ लिख के नेता माना। हम कोई गलतफहमी में केवल विधानसभा के टिकट के लिए हम नहीं आए थे, और न आज हैं। आज भी हम माननीय मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से अगर अखिलेश जी के साथ हैं, तो इसलिए कि यहाँ पर समाजवादी सिद्धांत के माध्यम से गैर बराबरी दूर हो और सांप्रदायिकता यहाँ समाप्त हो, सब लोग आपस में मिलजुल करके इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ावें। इस सिद्धांत पर मैं माननीय मुलायम सिंह जी के साथ, इस सिद्धांत पर मैं अखिलेश जी के साथ हूँ। अखिलेश जी अपराधीकरण के विरोधी हैं, दिख रहा है। मुख्तार अंसारी की ज्वाइनिंग को लेकर ही विवाद शुरू हुआ कहीं ना कहीं, और आपने भी ददुआ को लेकर शायद धरना वरना दिया था, जो सुनने में आता हम लोगों को कि जब ददुआ को पार्टी ज्वाइन कराई गई तो धरना वरना दिया गया था। अब मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? इससे समाजवादी पार्टी को फायदा है या नुकसान है? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से राजनीति में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार है, कोई व्यक्ति हो। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रही है। जो उनका विजन है, जो उनका दृष्टिकोण है, भारत की राजनीति को स्वच्छ साफ करने का, उस विजन का हम स्वागत करते हैं, और इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पूरी ताकत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हम पार्टी का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी के 4.5 साल को कैसे लेते हैं आप? मैं जहां तक अपने पूरे 35-36 साल के राजनीतिक जीवन में देखता हूं कि अखिलेश जी के यह जो समय है, ये भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अखिलेश जी का सोच बड़ा है, कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है। ये उनका सोच है, उससे प्रेरणा मिलती है नौजवानों को, और हम सब
उनके पहले जो हम लोग पैदा हुए उनको भी उन्होंने प्रेरणा दिया है कि जो नया युग है, दुनिया बदल रही है, उसमें कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से अपने को, अपने परिवार को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, वो प्रेरणा माननीय अखिलेश जी से हम लोगों को मिलती है और बहुत ही बेहतर फील करते हैं हम लोग। बसपा कहती है कि समाजवादी पार्टी है मुस्लिम विरोधी हो गई, उन्होंने जो वादे किए थे आरक्षण के या ऐसा कुछ उन्होंने पूरा नहीं किया। देखिए, बसपा क्या कहती है क्या नहीं कहती, जनता के सब सामने है, सब सामने है, कोई चीज जनता से छिपी हुई नहीं है। अभी उनका जो विजन था, जो नारा लगाते थे, उस नारे के विपरीत स्वयं अपना आचरण करते हैं। अपनी आर्थिक पार्टी की मजबूती और बात कहो कुछ और करो कुछ, आपके सामने परिदृश्य है पूरा। आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नरेश जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। मोदी के 2.5 साल कार्यकाल कैसे लेते हैं आप? देखिए, मोदी साहब 2014 के पहले जिस अंदाज में गुजरात मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते थे, जिस तरीके से उनका अंदाज था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, हम महंगाई समाप्त कर देंगे, हम भारत से आतंकवाद समाप्त कर देंगे, हम विदेशियों को अपनी सीमा में घुसने नहीं देंगे, हमारी जमीन जहां है हम उसे सब वापस ले लेंगे, इस तरीके के उन्होंने वादे किए और लोगों को सब जवाब दिखाया कि हम काला धन लाएंगे, काला धन ला करके हम भारत के हर नागरिक को 15-15 लाख उसके खाते में डाल देंगे। इन सब बातों को जनता जान गई है और ऐसा लगता है कि जो मोदी साहब कह रहे थे, केवल जो उनकी पार्टी का भ्रामक प्रचार होता है और भ्रम की स्थिति पैदा करके कमजोर आदमी को भ्रामक बातों में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और वही बातें आज सामने आ रही हैं कि 2.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश का किसान तबाह है। तो कहते नोटबंदी से बड़ा फायदा हुआ है। नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, कितना नहीं फायदा हुआ है, इसका अंदाजा मेरी समझ में मीडिया का भाई सबसे ज्यादा जानते हैं। पूरे देश के परिदृश्य को दिखाया। किसान का आलू सड़ गया, कोल्ड स्टोर का वो पैसा नहीं दे पाया, लोग आलू छोड़ के भाग गए। किसान कोल्ड स्टोरेज वाले भी परेशान हुए, उनका भी घाटा और आलू पैदा करने वालों को भी घाटा। सब्जियां जो थी, किसानों को पैसा फुट करने उस समय इतनी परेशानी थी कि आलू, टमाटर, गोभी, मिर्चा, बैगन सब आदमी को फेंकना पड़ा, कहीं 1 रुपए किलो, कहीं 2 रुपए किलो। लेकिन वहीं शहरों में जो लोग रहते थे उनको वही सामान 2 रुपए किलो वाला 20 रुपए, 18 रुपए, सब जितने भी इनके ब्लैक मार्केटर थे, वो बड़े लोग, उनको खुली छूट दी गई कि आप भारत के गरीब जनता को लूटो। इन्होंने अभी गेहूं पर आयात शुल्क हटाया। गेहूं हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है, उसका भंडारण भी होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने गेहूं का आयात करने की बात की कि गेहूं महंगाई बहुत है। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों के सामने और खेती में के साथ जो मजदूर काम करता है उसकी भी समस्या आई, पशुपालकों की समस्या आई। पशुपालक दूध अपना बेचता है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। अब फुटकर पैसे की समस्या थी, दूध या पैसा नहीं दे रहा, उसको बच्चों की फीस देना है, उसको दवाई लेनी है, इतनी परेशानी हुई है। इतना हम लोगों ने अपने 60 वर्ष में इतना किसानों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को परेशान होते हमने नहीं देखा। इस तरीके की परेशानी हुई है कि जिससे बयां नहीं किया जा सकता और इसका परिणाम 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएगा। विपक्षी तो कहते हैं, भाजपा भी कहती है, बसपा भी कहते हैं कि अपराधीकरण बहुत बड़ा है अखिलेश सरकार में। देखिए, विपक्ष का काम है अपना आरोप लगाना, लेकिन जनता के सामने जो आरोप लगाते हैं वो साफ दिखाई देते हैं। अपराधीकरण की बात करते हैं, अपराधियों को स्वयं पालते हैं। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ सांसद ऐसे हैं जो संविधान की कसम खाए। कोई पार्लियामेंट मेंबर बोलता है कहीं 9 बच्चा पैदा करो, कहीं किसी को कहेगा कोई ये रामजादे हैं, कोई हरामजादे हैं। ये सब भाषा बोल करके भारत के सद्भाव को बिगाड़ने का काम होता है। हम गए हैं पार्लियामेंट मेंबर बन के, हम अपने क्षेत्र की समस्या उठावें, हम अपने क्षेत्र का विकास करावें, कमजोरों की मदद करें, पॉलिसी बनावें, तब तो उनकी गिग्गी बन जाती है मोदी साहब के सामने। और यहाँ आकर के आप लोगों के सामने ऐसा बोलेंगे, ऐसा लग रहा है देश यही चला रहे हैं। ये 125 करोड़ की आबादी का देश सबका देश है। ये हमारा आपका सबका देश है, गरीब का, अमीर का, कमजोर का, सारे धर्म के लोगों का, सारी जातियों के लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, गरीब लोगों का, अशिक्षित लोगों, सबका देश है। तो अब क्या मुद्दा होगा समाजवादी पार्टी, किस मुद्दे से जाएगी? समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश जी का मुद्दा है विकास, और उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है। चाहे शिक्षा में विकास हो, चाहे कृषि में विकास हो, चाहे चिकित्सा में विकास हो, हर क्षेत्र में विकास की बात उन्होंने की। और विकास में उन्होंने पिछली सरकारों से कई गुना
आगे बढ़कर के विकास को करके दिखाया है। लोग इसीलिए समाजवादी पार्टी को ताकत दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता से भी कहना चाहते हैं, न्याय और सच्चाई पर माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दें और आने वाली पीढ़ी के लिए अपने भविष्य के बच्चों का मतलब भविष्य सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी को अपना मतदान करें। जाति मुद्दा नहीं है। नो। नरेश उत्तम जी, कुछ लोग नरेश उत्तम जानते थे, आज पटेल जानने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूरी नहीं लगती? नहीं, पटेल हम लोग चूंकि अब जैसे पहले से जो लिखा है तो वो लिखा हुआ, तो उसको तो हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि हम नहीं हैं, क्योंकि ये देश विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों का देश है और यहाँ पहचान के लिए अपने अपने टाइटल हैं, उन टाइटलों का सब लोग प्रयोग करते हैं। हम कभी भी इस बात को नहीं कहते कि नहीं हम पटेल हैं तो केवल पटेल वोट देंगे। हम इस देश के सारे कम मेहनत कश लोग जो इस देश को विकास के में आगे ले जाते हैं, उन सब से मिलजुल कर काम करते हैं। हम कोई जाति कोई धर्म नहीं हमारा, हम सारे धर्मों का इज्जत करते हैं, सारे धर्म हमारे पूजनीय हैं। हम सर्व धर्म समभाव के लोग हैं और जितने धर्म गुरु हैं, जो अच्छे धर्म गुरु हैं, समाजवादियों से ज्यादा इज्जत उनकी कोई नहीं करता है। बहुजन समाज पार्टी का टिकट बहुत पहले डिक्लेयर हो गया, भाजपा ने भी लगभग कर दिए हैं। आप लेट हो रहा है तो कहीं इसका नुकसान तो नहीं? नहीं, हमारा कोई लेट नहीं है। हमारी पार्टी की तैयारी चुनाव की साल 1.5 साल पहले से है। हम लोग पहले संगठन में काम करते हैं। आज हमको प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने बनाया है। हम इसके पहले बूथ का जो हमारा बूथ का मतलब वो ग्रुप है उसको बनाया, बूथ कमेटी बनाया, हमने सेक्टर कमेटी बनाया, हमने जोन कमेटी बनाया, हमने ब्लॉक कमेटी बनाया, हमने विधानसभा कमेटी बनाया। उससे पूरी तैयारी करके हम लोग चल रहे थे और अभी जो कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर हो रहे हैं इनकी भी तैयारी है। सब जो हमारे माननीय विधायकगण थे या जिनको अंदर से पता था कि हमें चुनाव लड़ना है, वो लोग पूरा कोऑपरेट करते थे, पूरा सहयोग करते थे कि हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा तो हम निश्चित रूप से अपने बूथ को मैनेजमेंट को ठीक कर लेंगे, हमें टिकट मिलेगा तो हम जीतेंगे। वो हमारी पूरी तैयारी, हमारा कहीं कोई लेट नहीं है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई किससे है? समाजवादी पार्टी की लड़ाई तो मैं ये जानता हूं कि समाजवादी पार्टी से ही जो लड़ना चाहता है वो लड़ेगा और वो नंबर 2, 3, 4 के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिसे भी लड़ना है, चूंकि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारे ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, जो भी लड़ रहा है वो हमसे ही लड़ रहा है। और अभी जो गठबंधन हुआ इससे समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक सीटें पाएगी। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें कभी भी कोई गठबंधन कोई पार्टी कभी नहीं पाएगी। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी में नरेश उत्तम है जिन्होंने समाजवादी पार्टी में कई बार लड़ाई लड़ी है जिसकी अपराधी ना है, तो उम्मीद करें कि समाजवादी पार्टी में अपराधी को रास्ते बंद हैं? बिल्कुल। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का जब से वो राजनीति में आए उनको मैं ठीक से 1999 से जानता हूँ। जहाँ जहाँ वो चुनाव लड़े हैं कन्नौज में, जिस क्षेत्र में गए हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे इंसानों को, अच्छे नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए और जिनकी शोहरत खराब है उनको समझाया जाए। अगर वो शोहरत नहीं ठीक करते हैं तो उनको राजनीति के प्रदर्शन में अपने साथ मत लिया जाए। नरेश जी, आपने हमें समय दिया, इस व्यस्त समय पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नरेश उत्तम जी जिन्होंने पूरा विश्वास से बताया है कि अब समाजवादी पार्टी में अपराधियों के रास्ते बंद हैं। उम्मीद है कि ये अपने बात पे खरे उतरेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।